आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन। क्या समझ आ रहा है नाम से कि आज हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस पढ़ने वाले हैं जो किससे रिलेटेड होंगे? फ्रैक्चर से रिलेटेड होंगे। मतलब फ्रैक्चर से रिलेटेड कैसे? कि ड्यूरिंग फ्रैक्चर, कि जब आपकी बोन ब्रेक हुई या आफ्टर हीलिंग, कि मतलब ड्यूरिंग हीलिंग फेज। तीन फेज हो सकते हैं कि या तो जब बोन फ्रैक्चर हुई तब। बोले सर दूसरा फेज कौन सा? बोले दूसरा फेज वो हो सकता है जब हीलिंग चल रही थी। और सर तीसरा फेज कब? कि हीलिंग होके भी एक टाइम पीरियड हो गया उसके बाद। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये आप इस तरीके से समझना कि ये जो चैप्टर पढ़ने वाले ना, ये खुद में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हम 9 कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे, जिसमें 2-3 हम बहुत थोड़ा अच्छा खासा डीप में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो 9 पॉइंट्स बनते हैं ना, इनके अंदर जो 9 पॉइंट्स बनते हैं उनमें कुछ भी 2-2 मार्क्स से किसी पे भी क्वेश्चन तो बनना मतलब कंपलसरी है। मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, उनमें से किसी एक पर एक क्वेश्चन बन जाए। प्लस उनमें से कोई एक दो टॉपिक तो ऐसे भी मैं पढ़ाऊंगा, जैसे बॉक्समैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर पढ़ेंगे, है ना, मायोसाइटिक ऑसिफिकेशन, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये बड़े मार्क्स में भी बन जाते हैं, 8 मार्क्स में भी। और इनको अलग से सिलेबस में देके भी रखा है, तब इनको हम बड़े डीप में भी पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन गोल पढ़ने का कि फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन अगर अकेले में आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आ गया सिर्फ फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन, और फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन हमेशा याद रखना बड़े में ही बनता है। मतलब 8 मार्क्स मिनिमम है, 2 मार्क्स में तो आएगा ही नहीं। 2 मार्क्स में आएगा फिर तो सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखनी होती है, लेकिन बड़े में आएगा तो 8 में आएगा तो हेडिंग तो समझाना। और मोस्टली ये क्वेश्चन अगर बनना चाहिए तो कितने में बनना चाहिए? 14 मार्क्स में। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि ये तो हमने पढ़ लिया एग्जाम के बेस से। वैसे क्यों पढ़ना जरूरी है रियल लाइफ में? इसलिए जरूरी है क्योंकि हम, कोई भी डॉक्टर हो, चाहे हम हो या किसी भी फील्ड का डॉक्टर हो, अगर उसे ये नहीं पता कि फ्रैक्चर के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं तो उसे ठीक कैसे करेगा? एक वर्ड पढ़ा, एक लाइन पढ़ी होती है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये क्यों पढ़ते हैं? क्यों उस लाइन को बोला? अगर आपको पता ही नहीं है कि किस चीज से प्रिवेंट करना है तो अब क्या मतलब? फिर क्योर कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर हमें पता, पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हमें, अगर कोई भी है जिसका फ्रैक्चर हो गया, उसके आगे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम उसे फिर हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? ये कॉम्प्लिकेशन हम इसलिए पढ़ने वाले हैं कि हम पता कर सके कि अच्छा ये फ्रैक्चर के बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो हमें इन इन चीजों पर ध्यान रखना है। वरना पेशेंट का इनसे ऐसी खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है कि जिनसे पेशेंट की डेथ, इवन डेथ तक हो जाती है, कोमा में चला जाए, डेथ हो जाए। तो हमें उस लेवल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां हमें कॉम्प्लिकेशन उधर भी समझना है, और प्लस कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई तो हमें समझ आ जाए अच्छा ये जो कॉम्प्लिकेशन हुई है ये फ्रैक्चर की वजह से हो सकती है, क्योंकि ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था, इसमें ये होता है, अब हम इसको ऐसे ठीक करेंगे। क्योंकि फ्रैक्चर के बाद कॉम्प्लिकेशन होना इज क्वाइट कॉमन, बहुत कॉमन है। और वो भी मैं कहां बता रहा हूँ, छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन तो आ ही जाती हैं, हम छोटी से लेके बड़ी सब समझेंगे। तो अभी हमने ये सब बेसिक समझा। अब इसको स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन में 3 जगह पर आपके प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बोले सर क्या? पहला है इमीडिएट, दूसरा अर्ली, तीसरा लेट। इमीडिएट क्या मतलब? कि मेरा फ्रैक्चर हुआ और तुरंत कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। अब क्या हो गई, कैसे हो गई, उसे आगे समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझना कि तुरंत हो गई। अर्ली मतलब क्या? कि जब हीलिंग फेज चल रहा था, फ्रैक्चर ऑफ हीलिंग पढ़ के आए हो ना, पूरा हीलिंग हमने पढ़ा है, डिफरेंट डिफरेंट है ना, कैसे? स्टेज ऑफ हिमेटोमा, स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, स्टेजेस ऑफ कैलस फॉर्मेशन, फिर रीमॉडलिंग, मॉडलिंग। जो ये जो आपका फेज चल रहा है उस दौरान हो जाए। और लेट में कब? लाइफ में कभी भी हो जाए, इवन 2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो क्या क्या आएंगी, कैसे हमने उनको डिवाइड करके उनको हम आगे समझते हैं। अब हर कॉम्प्लिकेशन को ना हम 2 चीज में डिवाइड करके देखेंगे। बोले कैसे? एक देखेंगे सिस्टमिक और एक देखेंगे हम लोकल। एक देखेंगे सिस्टमिक और एक देखेंगे लोकल। ये 2 वर्ड याद रखना है, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ज्यादा, किसी भी कॉम्प्लिकेशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये वर्ड्स लिखे रहते हैं। आप रिपोर्ट पढ़ोगे इसको, सिस्टमिक प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? सिस्टमिक मतलब सिस्टम में। सिस्टम में सर कैसे? कि अगर मुझे फ्रैक्चर हुआ है रेडियस अल्ना का, तो उस जगह पर प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से पूरी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम हो गई है। पूरी बॉडी में, यानी आपकी बॉडी की सिस्टम बिगड़ गए उस फ्रैक्चर की वजह से। उसको बोलते हैं सिस्टमिक प्रॉब्लम। और लोकल मतलब क्या? कि मुझे रेडियस अल्नापी प्रॉब्लम हुई थी और वहीं पर मुझे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन दिख रही है, उसको बोलेंगे लोकल कॉम्प्लिकेशन। यानी डिपेंड करेगा कि वो कॉम्प्लिकेशन कहां हो रही है। अगर वो कॉम्प्लिकेशन इंजरी की वजह से पूरे सिस्टम में हो रही है तो देन वी कॉल्ड एज सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन।
और अगर पर्टिकुलर उसी फोकल एरिया जगह पे हो रही तो उसे बोलते हैं हम लोकल कॉम्प्लिकेशंस। अब इनको अच्छे से समझते चलना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये यहाँ से स्टार्ट होने वाला है क्या, कि इमीडिएट में सिस्टमिक क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ये इमीडिएट में भी होती है और ये अर्ली में भी आएगी, लेकिन ये मोस्ट कॉमन इमीडिएट में होती है। मोस्ट कॉमन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, आपको मैं बताने से पहले बता दूं कि डेथ का सबसे बड़ा कारण बन जाता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, बहुत ज्यादा। और इसमें आप एक चीज याद रखना, इसमें जो 90% जो कॉम्प्लिकेशन है वो जरूरी नहीं है कि फ्रैक्चर की वजह से, वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो जाती है, क्योंकि वो ऐसी कॉम्प्लिकेशन है वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो जाती है, तो फ्रैक्चर भी उसे एसोसिएट कर देते हैं। जैसे उनमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इन सबको डीप में अभी पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा एक आइडिया देता चलता हूँ। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मतलब ये आइडिया दे रहा हूँ, जब आगे पढ़ाऊंगा तब वहां उतना डीप में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा समझते चलो कि क्या क्या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मतलब, नाम से क्या समझ रहा, हाइपो मींस कम होना, हाइपो मींस कम होना, और वॉल्यूमिक मतलब आपके बॉडी का वॉल्यूम। अब भैया हमारे बॉडी का वॉल्यूम किस चीज से बना है, फ्लूइड से। हमारे बॉडी में क्या फ्लूइड है, ब्लड वगैरह, हमारे जितने भी सब कुछ, ब्लड, सीरम, ये सारे हमारे बॉडी के फ्लूइड है। ये सब क्या हो जाए, कम हो जाए, और उस कम होने की वजह से हमें शॉक लग जाए। शॉक कैसे सर, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, करंट से एकदम पूरे हिल जाते तो एकदम वो शॉक ऐसे ही होता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एकदम फ्लूइड बॉडी के जो वॉल्यूम है वो एकदम सडन गिर गया, उस वजह से पेशेंट को शॉक लग गया। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक अगर हैवी हो जाए तो डेथ हो जाती है, उसी तरीके से ये शॉक होता है कि एकदम ये शॉक अगर हैवी हो गया तो आपकी डेथ हो जाती है। और ये फ्रैक्चर नहीं, ये 90% आपकी कोई भी सर्जरी हो, कोई भी सर्जरी, कोई भी ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज क्वाइट कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा डेथ का रीजन भी बनता है ये। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, कैसे हम इसको ठीक करेंगे, क्या हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स रहेंगे, हम उन्हें आगे समझेंगे। अभी तो सिर्फ मैं नाम नाम आपको बताता लगूंगा तो इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है। लोकल में क्या हो सकता है कि पर्टिकुलर अगर मैं बोल दूं सर मेरे रेडियस और अल्नार रेडियस का फ्रैक्चर हो गया, तो क्या हो सकता है, रेडियस के आसपास जो मेजर आर्टरीज हैं, मेजर मसल्स हैं, टेंडन है, वो टूट जाएंगे। जॉइंट इंजरीज कैसे, बोले रेडियस के आसपास कौन से जॉइंट है, बोले एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, तो वो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट में आ गए, तो जॉइंट इंजरी। और विसरा मतलब क्या, कि अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर, जैसे ये मोस्ट कॉमन होता है, आपके समझ लो फीमर, फीमर जॉइंट या एसआई जॉइंट है ना, सेक्रोइलियक जॉइंट का होता है सेक्रम के जॉइंट में, तो वहां वो क्या बोलते हैं, सेक्रम बोन में फ्रैक्चर हो जाए, सेक्रम, या फिर आपका हिप जॉइंट या फिर हिप बोन में या सेक्रम, इन सब में फ्रैक्चर हो जाए, तो होता क्या है कि विसरा, आप समझते हो विसरा क्या होती है, कि ऑर्गन की इंटरनल लेयर, ये अगर ये मेरा ऑर्गन है, इसकी जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम विसरा बोलते हैं, वो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यानी इंटरनल ऑर्गन्स है ना। क्या होता है, मेन जो हमारी बॉडी की जो बॉडी की कैविटी है उसमें ऑर्गन्स रखे हुए हैं, उसके इंटरनली ये प्लेस्ड होती है। और स्पेशली मोस्ट कॉमन मालूम कौन सा ऑर्गन अफेक्ट, कौन सा एरिया अफेक्ट होता है, एब्डोमेन एरिया। और उसके अंदर भी अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा ऑर्गन फ्रैक्चर से अफेक्ट होने वाला कौन सा ऑर्गन है, इंटेस्टाइन। ये यहाँ पर जब लोअर लोअर रीजन का फ्रैक्चर्स जो होते हैं ना, लोअर रीजन के एब्डोमेन रीजन के जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जैसे सेक्रम के, सेक्रोइलियक बोन के, या फिर ये आपके इंटेस्टाइन को डैमेज कर देते हैं। सर बोले कैसे डैमेज करेंगे, बोले बोन फ्रैक्चर हो गया, वो टूट के ऑर्गन्स में घुस जाए तो ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, तो इंजरी टू विसरा, ये तुरंत ही तो होगा कि आपका ऑर्गन भी डैमेज हो गए, है ना। डिपेंड करता है कि रिब फ्रैक्चर इतना खतरनाक हुआ कि रिब कहीं घुस के लंग में ही चली जाए, है ना, लंग को अफेक्ट कर दे, तो वो उसके आसपास की बोन पे डिपेंड करेगा कि कितना खतरनाक फ्रैक्चर है और उसके कहाँ का किसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो ये तो तुरंत होगा ना, इमीडिएट, इसमें तो कुछ लेट जैसा होगा नहीं। अर्ली में मतलब क्या, कि हीलिंग फेज, जैसे अभी आपको फ्रैक्चर हो गया विद इन वीक, विद इन वीक और कुछ 15 डेज के अराउंड, मिनिमम मैक्सिमम 15 डेज आप समझ लो, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के आगे चल के भी कुछ ऐसा रहा कि आपने प्रोटेक्टिव मेजरमेंट नहीं लिए, अब तो क्या हो सकता है, आपके बॉडी का फ्लूइड का लेवल गिर सकता है, ठीक है। इसको भी अभी और आगे क्लियर करूंगा। एआरडीएस क्या होता है, एआरडीएस इसको भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इनको हम बहुत छोटे छोटे में पढ़ेंगे, बहुत एकदम शॉर्ट शॉर्ट, ये 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एबीआरडीएस, फैट एम्बोलिज्म, ये 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिक एआरडीएस क्या होता है, एआरडीएस होता है एडल्ट, ए से होता है एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या समझ आ रहा है, आपके रेस्पिरेशन का, आपका जो रेस्पिरेशन है
वो इससे अफेक्ट होता है। क्या हो मतलब रेस्पिरेशन के आपका आपका जो लंग है वो अफेक्ट इससे होता है। सॉरी सॉरी एक सेकंड गलत बोल गया, एडल्ट नहीं एक्यूट, एडल्ट बोल दिया मैंने, एक्यूट। एडल्ट जैसा कुछ नहीं होता, एडल्ट नहीं, ठीक है, क्या एक्यूट, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपकी रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे डिस्टर्ब होगी आगे बताऊंगा क्या होता है इसमें। देखो चलो थोड़ा सा इसकी जानकारी देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपके जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर क्या होते हैं, इसको मालूम एक नाम से और बोलते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, या तो एआरडीएस के नाम से आ जाएगा, तो आप लिख के आओगे सर इट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या इसका एक नाम होता है जिसका नाम होता है वेट लंग्स, WET, वेट लंग्स। वेट यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर वेट हो रहा है, यानी यहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्यों, इसको क्यों वेट लंग बोलते हैं, बिकॉज फ्लूइड कलेक्शन इन द ईयर सैक ऑफ लंग। अब ईयर सैक ऑफ लंग क्या होते हैं, एल्वोलाई। आपकी जो एल्वोलाइज होती है लंग के अंदर, उनके अंदर फ्लूइड भर जाता है। तो ये कौन सा फेलियर हुआ, सिस्टमिक फेलियर ही तो हुआ, कि फ्रैक्चर की वजह से लंग्स अफेक्ट हो गए। बिल्कुल होते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल होते हैं, सिस्टम गड़बड़ हो जाए क्योंकि बॉडी की मैकेनिक्स गड़बड़ हो जाती है, सिस्टमिक जब भी अफेक्ट होता है बॉडी की मैकेनिक्स गड़बड़ हो जाए। और ये जरूरी नहीं है कि ईआरडीएस सिर्फ फ्रैक्चर में होता है, ईआरडीएस किसी भी और भी बहुत सारी बॉडी, क्योंकि सिस्टमिक वाली जो भी चीजें हैं वो किसी और को भी कोई प्रॉब्लम से हो सकती है। तो क्या मैंने बोला कि हम यहाँ पर जो लंग्स की एल्वोलाई है, ईयर सैक, जिनको ईयर सैक बोलते हैं, उनके अंदर क्या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, जो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो अब आप क्या ट्रीटमेंट दोगे सर, वेंटिलेशन। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा कंडीशन खराब होगी तो वेंटिलेटर पर रख दो, है ना। ऑक्सीजन दोगे, है ना, बाई नेजल कैनुला या कोई भी, उसके लिए आप क्या दोगे, ऑक्सीजन दोगे। तो 100% ऑक्सीजन और असिस्टेड वेंटिलेशन हमें पेशेंट को देने देने पड़ जाता है। ये जो 2 मार्क्स में इतना ही है, इतना ही हम आगे पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ा हमने इसके बारे में, इसलिए इसे यही खत्म करते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। क्या होता है कि सर हमारे जो लंग्स के अंदर जो हमारे एयर सैक होते हैं, दैट इज एल्वोलाई, उनके अंदर फ्लूइड भरने लग जाता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की बॉडी में लेवल कम हो जाता है। इसको वेट लंग्स भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट में कुछ नहीं सर, ऑक्सीजन और असिस्टेड वेंटिलेशन देंगे। इसलिए कोई भी, जब हम ध्यान है, कोई भी अगर आप देखते हो कि कोई भी कहीं की सर्जरी हो फिर भी ऑक्सीजन हम लगा देते हैं, है ना, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि आगे चल के उसको एआरडीएस ना हो जाए, इसलिए अभी से उसको ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर देते हैं कि ऑक्सीजन देते रहो। अगर एआरडीएस हो भी तो पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए ये सब क्या है, ये तुरंत होते हैं और तुरंत ठीक भी हो जाते हैं, विद इन डेज में ये ठीक भी हो जाते हैं, है ना। फिर होता है फैट एम्बोलिज्म। इसको मैं बताऊंगा एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है। फैट, अच्छा इसको समझो, फैट एम्बोलिज्म मतलब क्या, आप समझोगे कोई भी आपकी बोन फ्रैक्चर हुई, ठीक है, अब उसके आसपास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, फेशिया होते हैं, सब कुछ फैट भी तो होता है, फैटी टिश्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अब ये मोस्ट कॉमन कहाँ होगा, आप सोचो आपके किस बोन के पास सबसे ज्यादा फैटी टिश्यूज होते हैं, हिप के पास, हिप जॉइंट के आसपास ये मोस्ट कॉमन देखा जाता है फैट एम्बोलिज्म। क्यों, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा फैट इकट्ठा होता है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब बोन फ्रैक्चर होती है ना, तो फ्रैक्चर होने की वजह से जो वहां पर फैट होता है वो डैमेज हो जाता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, दैट इज फैट ग्लोब्यूल्स, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और क्या होके, वो जो आपकी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज वेन्स होती हैं, उनमें जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है उनके अंदर ये फैट ट्रेवल करने लग जाता है। अब आप समझदार हो, बोले क्या होगा, फैट ट्रेवल, स्ट्रोक करके फैट फैट अगर अंदर आ गया तो क्या हो सकता है कि वो अगर फैट कहीं भी आर्टरी वेन में ट्रेवल कर रहा है, चलो जहां तक है तो आर्टरी बड़ी है वहां तो ठीक है, लेकिन आगे चल के अगर जब वो आर्टरी छोटी हुई, आर्टरी उसमें बदली और फैट का साइज बड़ा हुआ तो वहां आप ब्लॉक कर देगी। तो उस जगह पर आपको क्या, अगर वो ब्रेन में चली गई तो स्ट्रोक हो जाएगी, या बॉडी के किसी भी पार्ट की वो अगर आर्टरी डैमेज हुई तो वो काम खराब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, फैट एम्बोलिज्म। और ये मोस्ट कॉमन, आपसे कोई पूछे सर किस जॉइंट के पास होता है, बोले हिप जॉइंट के पास पास को ये मैक्सिमम देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी जॉइंट और उसी बोनी रीजन के पास सबसे ज्यादा फैट का एक्यूमुलेशन होता है। होता क्या है, उनकी बोन फ्रैक्चर होने की वजह से जो आसपास के फैटी टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, और वो ब्लड के साथ क्या ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं। बोले ठीक है, जहां तक तो ब्लड वेसल्स लार्ज है वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां छोटी होंगी, जिनका डायमीटर शॉर्ट है, तो क्या होगा सर, वो वहां पर अड़ जाएंगी, और पर्टिकुलर वो जहां पर वो जिसकी ब्लड सप्लाई हो रही थी वहां ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका वहां पर उसके फंक्शंस हो जाएंगे लॉस। ठीक है, सेम यही चीज डीबीटी होती है, पढ़ के आ चुके हो। डीबीटी क्या होती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस,
डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है, आपने देखा है आपके कहां बनते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, काफ मसल्स में। काफ मसल्स की जो वेन्स होती है ना पीछे की तरफ, आपने देखो देखो आपको दिखाऊं डीबीटी, अगर आपने देखी भी है मोस्ट कॉमन डीबीटी क्या होती है, डीबीटी इस तरीके से, ये आपके काफ मसल्स में दिखती है इस तरीके से। ये क्या हो रहा है, ये वेन्स है, इनके अंदर ब्लड क्लॉट बनने लग गए हैं, इसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो अंदर की तरफ थ्रोम्बस यानी क्या, जो ब्लड क्लॉट है, ये जो इसके अंदर ब्लड ट्रेवल कर रहा था उनके क्लॉट बनने लग गए, छोटे छोटे क्लॉट, ब्लड खट्टा होने लग गया और वो यहीं पर अड़ गया। अगर अब यही अगर ये ट्रेवल कर गया, अगर देखो इस तरीके से दिख रहा है, इसमें ये वाली पिक देखो कितनी सही है कि इसमें इस तरीके से होता है। और यही फैट में अगर ब्लड इकट्ठा हो गया तो उसे डीबीटी बोल देते हैं, और अगर वो ब्लड की जगह फैट हो तो उसे फैट बोल देते हो। तो यही तो मैं बता रहा था, ट्रेवल कर उससे क्या होगा, अभी ये यहाँ पर ऐसे हट जाएगा, ब्लॉक कर देगा, यही चीज हमारी होती है। और यही अगर आगे ट्रेवल करके लंग्स तक पहुंच जाए, क्योंकि अब आप सोचोगे सर लंग्स तक क्यों, बाकी सब ऑर्गन पे पहुंचती है, बिल्कुल पहुंचती है, लेकिन सबसे कॉमन लंग क्यों, क्योंकि सारा ब्लड में ब्लड जाके जाएगा कहाँ, लंग्स पे ही तो जाएगा सबसे पहले। और हार्ट और लंग पहले दिन पे ही पहुंचना है ना, ऑक्सीजन लेनी है ना, ब्लड प्यूरिफाई होना है, वेन्स से लंग्स में जाएगा, वहां से क्या CO2 छोड़ के ऑक्सीजन लेगा, तो सबसे पहले लंग्स पे जाता है। तो ये जो डीवीटी होती है ये सबसे पहले कन्वर्ट होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, ये होती है डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यहाँ की जो पैरों की है। अब ये जो ट्रेवल कर जाते हैं, यही है ना ये क्लॉट, ये ट्रेवल कर जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, पल्मोनरी यानी कि लंग्स में। कोई भी पूछे सर लंग्स में क्यों जा रहे हैं ये, क्योंकि सर ये वेन का ब्लड है और ये प्यूरिफाई होने के लिए सबसे पहले लंग में जाएगा, इसलिए लंग्स की छोटी छोटी आर्टरीज होती है ना, उनमें वेन्स, उनमें जाके फंस जाता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करा देता है। और एम्बोलिज्म का मतलब मैंने क्या होता है कि वहां पर जाके अड़ जाना, चिपक, ट्रेवल, एम्बोलिज्म का मतलब होता है ट्रेवल कर जाना। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या, थ्रोम्बस तो यहां बना था काफ की मसल्स की जो वेन्स है वहां, मगर वो ट्रेवल करके लंग्स तक पहुंच गया, इसलिए उसे बोलते हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब होता है ट्रेवल करना। भी फैट एम्बोलिज्म पढ़ा था कि फैट ट्रेवल कर गया, जिस जगह पर था वहां ना रह के वो ट्रेवल कर गया ब्लड के थ्रू। ऐसे ही होता है ये क्या, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ट्रेवल करके लंग्स तक पहुंच जाता है और लंग्स की जो छोटी छोटी वेन्स है वहां अड़ जाता है और लंग्स को डिसफंक्शन करा देता है। तो ऐसे पेशेंट को उनके लंग्स का क्या लग जाता है, फेलियर होने लग जाते हैं। वो लंग्स फेलियर बहुत एक्सट्रीम केस में होते हैं, मगर लंग्स आपके अफेक्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सर कि डीवीटी तो चलो समझ में आ रही है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, लेकिन डीवीटी हमेशा पी में कन्वर्ट क्यों होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्यों होती है, बाकी सब ऑर्गन्स में नहीं जा सकती क्या, बिल्कुल जाती है, लेकिन सब फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन क्यों, क्योंकि वेन्स का ब्लड है, उसको प्यूरिफाई होने जाना है लंग्स के पास, वो सॉरी है ना लंग्स के पास। सर एक डाउट था। हाँ, अब आता है एसेप्टिक ट्रोमेटिक फीवर। एसेप्टिक ट्रोमेटिक फीवर क्या होता है, नाम में क्या समझ आ रहा है, एसेप्टिक, एसेप्टिक का मतलब क्या होता है, सेप्टिक ना बनना यानी पस ना बनना, बिना पस का फीवर, पस कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ मगर फिर भी ट्रोमेटिक यानी खतरनाक, कोई ट्रोमा की वजह से फीवर आ गया। फ्रैक्चर क्या होता है, ट्रोमा ही तो है, तो पस नहीं बना मगर एक ट्रोमा की वजह से कोई फीवर। इसमें मालूम मोस्ट कॉमन फीचर फीवर मालूम कौन सा था, रोमेटिक फीवर। हम रोमेटिक फीवर पढ़ेंगे, रोमेटिक फीवर आप ऐसे फाइनल ईयर में पढ़ोगे अच्छे से। हम अभी रोमेटिक अर्थराइटिस पढ़ेंगे थर्ड ईयर में, ठीक है। तो रोमेटिक फीवर होता है, और रोमेटिक फीवर ये क्या जेनेटिकली होता है कि मैंने आपको बताया ना कि ये इसका रोमेटिक का मतलब होता है अननोन, रोमेटॉइड का मतलब ये होता है अननोन, कोई रीजन नहीं होता और एबनॉर्मल फीवर आने लग जाए तो ये क्या होता है, ये ट्रोमा उसको बस क्या कर देता है, इनिशिएट कर देता है आपके अंदर। रोमेटिक फीवर, रोमेटिक अर्थराइटिस हर किसी को नहीं होता, क्यों नहीं होता सर, क्योंकि वो जीन की प्रॉब्लम है, तो वो जेनेटिकली चलता है। तो बस उसका ऐसा होता है कि सर उसे कोई ट्रिगर करना वाला चाहिए, तो ये ट्रोमा उसको ट्रिगर कर देता है और एबनॉर्मली उसको फीवर आने लग जाता है। फिर हम कहते हैं भैया और फ्रैक्चर हुआ, उसको फीवर आना हुआ, ठीक ही नहीं हो रहा है और समझ नहीं आ रहा क्यों फीवर आ रहा, फिर पता चलता है रोमेटिक फीवर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस ट्रोमा ने उस फीवर को क्या कर दिया, इनिशिएट कर दिया। तो ये सेप्टिक ट्रोमेटिक फीवर हो सकता है। और क्या हो सकता है, पस, यहाँ या सेप्टिसिम या पस फॉर्मेशन हो जाएगा, ओपन फ्रैक्चर्स में क्वाइट कॉमन होता है। क्या क्या आपके वहां पर कोई इंजरी हो गई है ना, तो वहां के सारे मसल्स वगैरह डैमेज हो गए तो कौन। और क्रश सिंड्रोम, क्रश सिंड्रोम क्या होता है, क्रश सिंड्रोम ध्यान रखना ये मेजर शॉक होता है, इसको मेजर शॉक बोलते हैं, बॉडी का मेजर शॉक। और ये ध्यान रखना, ये जब पड़ता है बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है ना, हैवी एक्सीडेंट, बहुत हैवी एक्सीडेंट, तो एकदम तुरंत पेशेंट की डेथ हो जाती है, तुरंत मेजर शॉक बोलते हैं। इसमें होता कैसे, एकदम तुरंत बॉडी की किडनी फेल हो जाती है,
अब आप सोचोगे सर एक्सीडेंट हुआ, किडनी फेल, क्या बॉडी को समझ ही नहीं आता कि उसे करना क्या है और क्या नहीं करना। बॉडी पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इस चक्कर में इतने हैवी मेजर शॉक में पहुंच जाती है, वो अपनी किडनी को फेल कर देती है। मेजर शॉक एंड किडनी फेलियर आफ्टर अ क्रशिंग इंजरी टू दी स्केलेटन मसल। याद रखना स्केलेटन मसल, क्योंकि इसलिए मैंने एक्सीडेंट बोला गया, स्केलेटन मसल आउटर है। एक्सीडेंट में स्केलेटन मसल जब बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है तो बॉडी को समझ नहीं आता, इसलिए 2 मार्क्स में क्रश सिंड्रोम अगर आए तो बोलना इट इज अ मेजर शॉक ऑफ द बॉडी एंड मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ डेथ, है ना। क्यों? ड्यू टू एकदम सडन किडनी फेलियर। क्यों सर? बिकॉज आफ्टर अ क्रशिंग इंजरी एंड अफेक्ट टू द स्केलेटन मसल, मेजर स्केलेटन मसल व्हिच कॉज अ क्रश सिंड्रोम, और एकदम सडन किडनी फेलियर हो जाती है, एकदम किडनी एकदम सडन फेल हो जाती है। और आपने सुना भी होगा कि किसी के मोस्ट कॉमन एकदम अगर बॉडी की खतरनाक सर्जरी करते हैं तो बोलते हैं अरे किडनी फेलियर की वजह से डेथ हो गई, या फिर कोई ऑपरेशन में रहता है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी, बोले किडनी फेलियर हो गई, किडनी रिस्पॉन्स करना बंद कर जाती है तुरंत, और एकदम सडन शॉक लगता है, ये तुरंत लगता है और डेथ हो जाती है। इसलिए बॉडी में सबसे ज्यादा शॉक बहुत खतरनाक होते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी डेथ का रीजन होता है मगर इतना नहीं, लेकिन ये क्रश सिंड्रोम, ये मेजर शॉक बहुत ज्यादा डेथ का रीजन बन जाता है। और ये जब भी होता है जब कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ हो, जब बॉडी बिल्कुल समझ ही नहीं पाती कि भैया हम करें तो क्या करें, किसको संभालें किसको बिगाड़ें, तो बॉडी का सकता है कि सब कुछ खराब हो रहा है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी किडनी उसका फेलियर हो जाता है। ब्रेन को समझ नहीं आ रहा, ऑर्गन्स को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और इसके लोकल्स में क्या होंगे, देखो अर्ली और लेट कुछ भी हो, जो चीजें होती है ना अर्ली और लेट में सिस्टमिक ही होती है। लोकल जो चीजें होती है वो आपको इमीडिएट दिखेंगी, है ना, जॉइंट इंजरी, वहां की जो चीजें खराब हुई, इसके क्या दिखेंगे, इन्फेक्शन। एक यहाँ पर वर्ड है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इसको अभी हम डीप में पढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा यहाँ छोड़ते हैं, इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना। अभी जब हम इसको पढ़ने वाले 9 से लाइन से, तो उनमें हम इसको थोड़ा वहां अच्छे से समझने की, क्योंकि इसको थोड़ा बड़े में पढ़ना है ना। बाकी जो छोटे छोटे आगे हैं उनको अभी मैंने यही कंप्लीट कर दिया, वहां से रीड करके छोड़ दूंगा। लेट में क्या पढ़ेंगे, लेट में क्या क्या हो सकते हैं, लेट में हम खुद दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है, बोले कोई भी बोन के क्या हो सकता है, डिलेड यूनियन। डिलेड यूनियन लेट, जितने समय में जुड़ना चाहिए था उतने समय में नहीं जुड़ी। हमें पता है कि इसकी हीलिंग टाइम कितना है, बोले 1 मंथ है, लेकिन भैया 2 महीने हो गए अभी तक नहीं जुड़ रही है, ठीक है। सेकेंड वन क्या हो सकता है, बोले नॉन यूनियन। नॉन यूनियन मतलब सर, बोले गलत जुड़ गई, नो सॉरी नॉन यूनियन यानी नॉन हीलिंग, हीलिंग नहीं हुई। डिलेड यूनियन लेट हो गई, होगी लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गई। कि कैसे, क्या कि हमें पता है कि सर हम फ्रैक्चर ऑफ हीलिंग के फेस पढ़ के आए हैं कि स्टेज ऑफ हीमेटोमा 1 हफ्ते का होता है, वो हम देख रहा बहुत डिले कर गया, 2-2 हफ्ते हो गए। स्टेज ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू 2 से 4 वीक तक होता है, 7-7 वीक हो गए, चले जा रहे, तो डिलेड यूनियन हो गया। नॉन यूनियन क्या, बोले हील ही नहीं हो रही है। माल यूनियन का ये वर्ड याद रखना, मैं आगे चल के जब हम फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन ऐसे ही रिपोर्ट्स में लिख के आते हैं कि सर ये कॉम्प्लिकेशन क्या, बोले माल यूनियन हो गया, नॉन यूनियन हो गया। अगर नहीं पता तो नहीं पता, इसलिए ये 4 वर्ड रट्टा मारो नहीं और याद करो यहीं के यहीं, नाम में लिखा है कुछ गलत। डिलेड यूनियन, यूनियन मींस होता है जुड़ना, डिलेड मींस लेट जुड़ी, नॉन यूनियन, नॉन मींस नहीं जुड़ी, बोन नहीं जुड़ी, माल यूनियन, माल मींस गलत, बोन गलत जुड़ गई, बोन क्या हो गया, गलत जुड़ गई। इसमें फिर माल यूनियन में तो आप समझदार हो, क्या करोगे, बोले सर फिर बोन को फिर तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। क्रॉस यूनियन, ये सर एक नया वर्ड है, ये कहां दिखेगा, ये क्रॉस यूनियन बहुत रेयर होता है। ये मालूम कहां दिखता है, रेडियस अल्ना जैसी कंडीशंस में, कि रेडियस और अल्ना दोनों का फ्रैक्चर हो गया भैया। अब फोर आर्म में रेडियस भी है और अल्ना भी, दोनों का फ्रैक्चर हो गया, तो क्या हो गया कि रेडियस अल्ना के साथ जुड़ गई, अल्ना रेडियस के साथ जुड़ गई, क्रॉस हो गया। ये इसलिए कहां देख सकता, और कहां देख सकता, और कहां समझदार हो, कहां होती है 2 बोने, और बोले सर आपके लेग में, फिब्यूला, टेबिया, तो वहां पर भी। लेकिन ये मोस्ट, देखो पूरी बॉडी में रेयर है, फिर भी आपसे कोई पूछे पूरी बॉडी में कॉमन कहां है, कहां देखिए जरा, तो सर फोर आर्म में, क्योंकि रेडियस अल्ना में ये दिख जाता है। और बाकी और भी कई जगह पे जहां पर क्या है, 1 से ज्यादा बोन है, 1 से ज्यादा बोन फ्रैक्चर हुई है, तो आसपास जैसे आपके रिस्ट में कहीं सर, तो इधर की बोन उधर जुड़ जाए, तो ये वहां आपको देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस यूनियन। ये हमारे 4 वर्ड आप रट्टा मार के, वैसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया। यूनियन का सिंपल सा मतलब होता है जुड़ना, डेड यूनियन मतलब लेट जुड़ गई, है ना, नॉन यूनियन नहीं जुड़ी, माल यूनियन गलत जुड़ गई, क्रॉस यूनियन उल्टा करके जुड़ गई। अदर्स में एवेस्कुलर नेक्रोसिस, ये इसको भी पढ़ोगे आगे चल के। एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है सर, एवीएन, ये बड़ा क्वेश्चन आता है और ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है हिप जॉइंट की। आप ये समझ लो अगर हिप जॉइंट का फ्रैक्चर हुआ है तो आप ये मान लो सर 90% एवीएन हो ही जाती है, हो ही जाती है।
और ऐसा नहीं है कि फ्रैक्चर की वजह से एबीएन, एबीएन किसी और रीजन की वजह से हो जाती है, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। तो सर ये कैसी बात, बिल्कुल फ्रैक्चर की वजह से एबीएन हो सकती है और एबीएन की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। अभी एबीएन को समझो क्या चीज है, नाम में समझो, ए वेस्कुलर यानी वेसल्स की सप्लाई नहीं हो पा रही, उसकी वजह से नेक्रोसिस। मतलब क्या, देखो सिंपल सी चीज, ये क्या होता है कि जो आपका फीमर होता है ना, फीमर, फीमर का जो हेड होता है, नेक, इसकी एक आर्टरियल सप्लाई होती है, इसको ब्लड सप्लाई कर रहा होता है ना, एक ये रही आपकी आर्टरी जिसको सप्लाई कर रही है। अब क्या होता है कि ये सब ब्लड सप्लाई जाए रुक, इसको बोलते हैं ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, के ब्लड सप्लाई टू द नेक ऑफ फीमर या हेड ऑफ फीमर वो क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो फिर क्या होगा सर, बोले अब अगर इस हेड पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ये हेड क्या होगा, अब कोई भी चीज को ब्लड सप्लाई नहीं मिले तो क्या होता है सर, वो नेक्रोसिस, सड़ने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला तो सड़ने लग जाएगा। फिर अगर कोई भी चीज, आप सोचो अगर आपको एवीएन हो गई, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया कि इसके जो आर्टरियां सप्लाई करती है वो रप्चर होगी, फ्रैक्चर नहीं हुआ नेक ऑफ फ्यूमरस का भी, सुनना, नेक ऑफ फ्यूमरस का तो नेक ऑफ फीमर का रप्चर नहीं हुआ, फीमर वो नेक ऑफ फीमर का रप्चर नहीं हुआ, सिर्फ ये आर्टरी डैमेज हो गई, तो क्या हो जाए